तो चलिए आज हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट करने के बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचेगा, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ मॉडर्न फिजिक्स स्टफ देखेंगे। मैग्नेटिज्म को भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपका हो गया हेडिंग, इसको लिख लेने का है हेडिंग को। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग लिखेंगे व्हाट इज लाइट। ठीक है, लाइट क्या होता है, ठीक है, इससे ही स्टार्ट करेंगे। क्यों लाइट से स्टार्ट करेंगे? लाइट से ही ऑप्टिक्स आएगा, तो ऑप्टिक्स का पहले जानेंगे, फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बारे में जानेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज लाइट? तो लाइट क्या है? लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है whose wavelength is very much smaller, whose wavelength is very much smaller। ठीक है, तो बात दरअसल ये है कि लाइट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो समझाते हैं इसको इलैबोरेट करके कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलता है। तो देखिए, चार्ज पार्टिकल जब स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट किए थे, तो आप उसमें नोट्स में देखिएगा कि हम बताए थे कि जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करता है कि आदि स्टेशनरी है, तो वो क्या बनाएगा अपने अगल बगल वाले एरिया में, वो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। अच्छा, चार्ज जब मूव करेगा और वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, मूव तो करेगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, बहुत स्लो स्पीड से मूव करेगा, तो उस समय उससे क्या बनेगा? मेरा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग आपको बताए थे। और उसके बाद हम एक बताए थे कि चार्ज यदि एक्सेलरेट करेगा, चार्ज कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, तो उस समय उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी उसमें से निकलेगा। तो ये जो लाइट जो निकल रहा है ना, वो एक्चुअली में वही वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। तो हम बताएं कि जो चार्ज एक्सीलरेट कर रहा है, यानी कि जो चार्ज का वेलोसिटी या तो बढ़ रहा है या घट रहा है समय बढ़ने के बनिस्बत, तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? तो देखिए, वेव्स समझने के लिए तो ये पता ही है, यदि पढ़े हुए 11th में आप लोग, तो वेव्स ऐसा वेव होता है जो एक एनर्जी होता है। वेव इसका मतलब एक एनर्जी, ठीक है। तो वेव में क्या होता है? एक वेवलेंथ भी एक टर्म होता है। वेव का बहुत सारा टर्म होता है, तो उसमें किसी भी वेव का एक वेवलेंथ होता है। अब वो जो वेवलेंथ जो होता है वो यदि छोटा होगा, हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपका होगा वो कहाँ से निकल रहा है? एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से निकलेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल आपको क्या देने वाला है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, यानी कि वेव्स जो है वो वेव्स का बहुत सारा प्रॉपर्टी के बारे में हम बता रहे हैं
कि वेव्स का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, तो उसमें एक प्रॉपर्टी वेव का होता है, वो होता है वेवलेंथ का, कि वेव का जो प्रॉपर्टी एक होता है वेवलेंथ। अच्छा, ये जो वेवलेंथ जो होता है वो जितना छोटा रहेगा वेवलेंथ, वो उतना ही छोटे से छोटे छेद के अंदर जा सकता है। ठीक है, वो जितना छोटा रहेगा वो उतने ही छोटे से छेद के अंदर जा सकता है, और बड़ा रहेगा उसका वेवलेंथ तो उसके लिए वो हर चीज़ से पास नहीं कर पाएगा वो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो लाइट है उसका वेवलेंथ बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, जब लाइट का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है तो ये बहुत चीज़ के पार चल जाता है। जैसे अभी देखिए हम लोग क्या कहते हैं, शीशा है, तो शीशा में भले हमको दिखने लगे, शीशा में क्या होता है, छेद होता है छोटा छोटा। इस कारण से जैसे कार में कोई बैठता है तो अंदर में उसको धूप लगता है कि नहीं लगता है, तो इसका मतलब जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो शीशा से पास करके पहुंचा, तभी तो पहुंचा उस कार के अंदर में। यानी कि लाइट का जो वेवलेंथ है बहुत ही छोटा है, पहला चीज़। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमको ये समझ में आ रहा है उसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि लाइट बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से थोड़ा सा अलग होता है। अलग क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि विजुअल आई से दिख सके उसी को हम लोग लाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत सारा वेव हो सकता है, उसमें बहुत रेंज का वेव हो सकता है, अल्फ़ा बीटा गामा रे हो सकता है। हम लोग सब रे को नहीं देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो सब को हम नहीं देख सकते हैं, माइक्रोवेव्स वो सब को नहीं देखा जा सकता है, रेडियो वेव्स, कहाँ रेडियो से सिग्नल आता है वो भी एक तरह का वेव है, लेकिन हम उसको तो लाइट से हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। लेकिन लाइट को हम लोग देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट का जो वेवलेंथ है, छोटा तो सबका वेवलेंथ है, लेकिन लाइट का जो वेवलेंथ है वो इस विजिबल रेंज में है। हम लोग का जो आँख का जो विजिबल रेंज है, आँख हम लोग का जो है, जो आई है, वो सेंसिबल है कि कुछ रेंज तक के ही वेवलेंथ को वो देख सकता है। तो लाइट का जो वेवलेंथ है वो उस रेंज में आता है और इसीलिए हम लोग उसको देख पाते हैं। यहाँ तक ये बात समझ में आ रहा होगा आपको, इसको हम लोग लिखा देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are in large range, लार्ज रेंज में होता है, बट उस वेवलेंथ मच स्मॉलर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अच्छा इसमें एक लाइन पहले हम और लिखाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स usually have very small wavelength। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूजुअली उसका सब का सब क्या होता है, वेव, सबका वेव का जो वेवलेंथ होता है बहुत ही छोटा होता है। लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका ही वेवलेंथ बहुत छोटा ही है। दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स will be called as light। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लाइट कहेंगे whose wavelength falls under the range of whose wavelength falls under the range of sight of human आई। ये ह्यूमन आई
जो सेंस करता है, जो सेंसिबल है, उस कुछ खास रेंज तक ही वो वेवलेंथ को वो देख सकता है, और उस वेवलेंथ में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगा वो हमको दिखेगा लाइट के फॉर्म में, ठीक है। दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल बी कॉल्ड एज लाइट whose wavelength falls under the range of sight of human eye. The human eye, आदमी का जो आई होता है, the human eye is only able to see, human eye is able to see only a small range of wavelength. समझ में आ रहा है बात? ये ह्यूमन आई के बारे में बात हुआ। देखिएगा इसको। अब हम कुछ और बताएंगे आपको समझने के लिए, और आसानी से समझ में आएगा आपको कि देखिए होता क्या है कि हम लोग अपने आँख को बिल्ली के आँख से या उल्लू के आँख से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो बिल्ली का आँख या उल्लू का आँख कभी आप देखिएगा तो उसका आँख अंधेरा में चमकता है, कभी गौर कीजिएगा तो उसका रात में, और शेर का आँख, बहुत लोग का आँख अंधेरा में क्या होता है, चमकता है, ठीक है। तो होता क्या है कि अंधेरा में हमको तो कुछ नहीं दिखता है क्योंकि हमारा आँख तो नहीं चमक रहा है। तो बिल्ली का आँख या उल्लू का आँख या शेर का आँख में एक प्रॉपर्टी होता है, उसका जो प्रॉपर्टी क्या है कि वो ह्यूमन आई के रिस्पेक्ट में ज़्यादा रेंज के वेवलेंथ को वो देख सकता है, ठीक है। ज़्यादा रेंज के वेवलेंथ को वो देख सकता है। तो रात में, जैसे मान लीजिए रात में हमको देखना है, तो रात में हम लोग को कोई भी चीज़ देखना है तो हम लोग को तो नहीं दिखता है, जब लाइट जब तक नहीं पड़ेगा तो हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो रात में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक सामने एक आदमी खड़ा है अंधेरा में और हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई बिल्ली आता है या कोई शेर आता है, उसको सामने में अंधेरा में दिख रहा है। तो होता क्या है कि जो आदमी का जो बॉडी होता है ना, उसका एक ख़ास टेम्परेचर होता है, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है, इंटरनल टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर होता है उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर से, ह्यूमन बॉडी के अंदर से क्या होता है, हीट एनर्जी निकल रहा होता है। हीट एनर्जी जो निकलता है तो वो क्या करता है कि एक वेव निकालता है, ठीक है। उससे क्या होता है, एक वेव निकलता है, ठीक है। तो वो जो वेव निकलता है वो वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। यानी कि हमारे शरीर से अभी के कंडीशन से देखा जाए तो हम लोग के शरीर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहा है, ठीक है। इंफ्रारेड के फॉर्म में हम लोग का वेव्स निकल रहा है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो वेव है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन हम अपने अगल बगल या अपने शरीर को ही हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई दूसरा आदमी है, उससे जो एनर्जी निकल रहा है उसको हम नहीं देख पाएंगे। अब देखिए रात में क्या होता है कि जब कोई बिल्ली या शेर जब देखता है किसी आदमी को, तो चूँकि उसका टेम्परेचर हाई होने के कारण उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहा है और उसका जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है कि वेवलेंथ उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो जो ज़्यादा वाला वेवलेंथ है तो वो शेर को वो दिख जाता है, ठीक है। शेर को भी दिखेगा, बिल्ली को भी दिख जाता है, उल्लू को भी दिख जाता है। तो आदमी का आई का रेंज कुछ अलग है, शेर बाघ का रेंज कुछ अलग है, हाँ। सबका अपना अलग अलग रेंज होता है वेवलेंथ को डिटेक्ट करने का। जिस तरह से भगवान बनाए हैं सबको, तो सबका अपना अपना रेंज हो गया। तो इस कारण से हम लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन हम लोग नाइट विज़न कैमरा के बारे में सुने हैं बहुत बार। यूएस मिलिट्री में क्या होता है कि नाइट विज़न कैमरा का बहुत ही अबंडेंट क्वांटिटी में यूज़ होता है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि रात में वहाँ पे वो लोग को अपना काम करना होता है,
तो रात में गश्त करने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए वो लोग नाइट विज़न कैमरा का यूज़ करता है। और नाइट विज़न कैमरा में कभी आप देखिएगा, कभी डिस्कवरी देखे होंगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि आदमी का पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं दिखता है, लेकिन हाँ उसका पूरा लगेगा कि कोई लाल लाल चीज़ खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट कर ले रहा है वो वाला कैमरा जो उसके हेलमेट से लगा हुआ रहता है। तो उसको देखकर वो बता सकता है ये आदमी है या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का और एग्जांपल आपको बता सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि होता क्या है कि रडार का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। तो रडार का जब आप नाम सुने होंगे तो रडार एक्चुअली में करता क्या है, वो रडार एक डिस्क टाइप का होता है, ठीक है, एक बड़ा सा डिस्क टाइप का होता है। अब वो रडार गोल 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 घूमता रहता है, ठीक है। तो वो गोल गोल घूमता है तो रडार क्या करता है ना कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है उसको वो डिटेक्ट कर लेता है। बहुत रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट कर लेता है। और बहुत रडार का सिस्टम क्या होता है ना कि वो यहाँ से कुछ वेव को भेजता है, ठीक है। अब वेव को कुछ भेजा, आसमान में लगातार भेज रहा है। भेजने से क्या होता है कि वो यदि भेजने के बाद वो लौट के वापस नहीं आया वो वेव, तो इसका मतलब आसमान में कुछ भी नहीं है। और यदि वो लौट के वापस आ जाता है वो वेव, तो रडार पता कर लेता है कि अच्छा इतना बड़ा क्वांटिटी है, क्योंकि ऐसे हम लाइट भेजे थे, मतलब ऐसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजे थे और ऐसे ये लौट गया, ठीक है। तो उससे पता चलता अच्छा प्लेन है। तो प्लेन जैसे ही पता चलता तो प्लेन वाले को बोलता है कि भाई अपना प्लेन उतार दो, नहीं तो हमारा प्लेन को उड़ा देंगे मिसाइल से। तो फिर प्लेन वाले को रेडियो से वो सिग्नल भेजा जाता है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इस तरह से काम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हम लोग अगल बगल जितना चीज़ देख रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। रेडियो हम लोग जो सुन रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। टीवी जो हम लोग देख रहे हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो जहाँ पे टीवी जहाँ से आप कोई सिग्नल देख रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि कहीं पे मान लीजिए कि यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ट्रांसपॉन्डर को हम लोग दे रहे हैं सिग्नल, तो वो क्या कर रहा है, वो सिग्नल को आसमान में भेज रहा है और दूसरा सिग्नल उसको कैच कर रहा है उस सिग्नल को, ठीक है। दूसरा सिग्नल कैसे कैच कर रहा है कि हम सबसे पहले सिग्नल को कहाँ भेज रहे हैं, सैटेलाइट में भेज रहे हैं। और सैटेलाइट से क्या कर रहा है, दूसरा ट्रांसपॉन्डर क्या कर रहा है, वो सिग्नल को ले रहा है और वही सिग्नल को क्या कर रहा है, अपने टीवी में दिखा रहा है, अपना मोबाइल में दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग अगल बगल वाले पूरे एरिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से घिरे हुए हैं। हम लोग इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक अलग चैप्टर ही है, उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ा जाएगा, ठीक है। अभी के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इतना सिर्फ समझेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग जो पॉइंट है उसको लिख लिया जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली वेव्स है वेरी स्मॉल, but this type of electromagnet will be called as light whose wavelengths fall under the range sight of human eye. The human is only able to see only a small range of wavelength, small range of wavelength, हाँ स्मॉल रेंज ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। चलिए अब क्या है कि ये तो हम लोग समझ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, और लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया। चलिए अब ऑप्टिक्स, व्हाट इज ऑप्टिक्स लिखते हैं। ऑप्टिक्स इज द branch of physics. Optics is the branch of physics in which we deal with the light. जिसको लाइट के बारे में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे वो ऑप्टिक्स हो गया, यही हो गया ऑप्टिक्स। तो इसीलिए लाइट के बारे में आपको इतना चीज़ बताया गया, ठीक है। तो ऑप्टिक्स ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द लाइट, ठीक है। अब उसके बाद तब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है,
the branch of optics in which we can apply the geometrical rules। ऐसा ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ब्रांच ऑप्टिक्स में हम लोग हर जगह ज्योमेट्रिकल रूल्स अप्लाई कर देंगे, हर जगह नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग से पढ़ाया जाता है उसमें, ठीक है। तो हम लोग ऐसा जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, देन rules and law is called as geometrical optics। ठीक है, बड़ा सिंपल है। ज्योमेट्रिकल क्या है, बस ज्योमेट्रिक रूल अप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो जाएगा। चलिए इसको हम मिटाएंगे अब, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो गया आप लोग का। अब बात दरअसल ये है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बाद हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब क्या है कि हम लोग सरफेस के बारे में देखेंगे कि सरफेस क्या होता है। टाइप्स ऑफ सरफेस। सरफेस जो हम इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। देखिए सरफेस may be of two types। दो तरह का सरफेस हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट स्मूथ सरफेस, सेकंड रफ सरफेस। इसको स्मूथ सरफेस का पहले लिख लेते हैं, ठीक है। स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस क्या होता है, पहले इसको लिख लेते हैं यहीं तक, उसके बाद स्मूथ और रफ लिखेंगे। स्मूथ सरफेस और सेकंड में रफ सरफेस। तो पहला स्मूथ सरफेस के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। स्मूथ सरफेस क्या होगा, एकदम चिकना सरफेस। ये अपने बात से ही पता चल रहा है इसमें। The surface which is smooth in nature or there is no irregularity on its surface will be called as smooth surface, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस कैसा सरफेस हो गया कि जो चिकना हो और उसमें इरेगुलरिटी ना हो, ठीक है। इरेगुलरिटी में तो समझ रहे हैं कि जैसे मान लिया कोई सरफेस है तो उसमें ऊबड़ खाबड़ रहे, ठीक है, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा, छोटा छोटा दानेदार टाइप का रहे, तो वो वाला जो सरफेस हो जाएगा वो स्मूथ सरफेस तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। यानी कि इरेगुलरिटी वाला जो सरफेस रहेगा वो स्मूथ सरफेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। ऐसा सरफेस जो एकदम प्लेन चिकना हो उसको हम लोग स्मूथ सरफेस कहेंगे। अब ये स्मूथ सरफेस दो टाइप का हो सकता है। स्मूथ सरफेस
इज ऑफ टू टाइप्स। इसमें भी दो टाइप्स होगा। पहला प्लेन सरफेस और दूसरा कर्व्ड सरफेस। ठीक है, प्लेन सरफेस और दूसरा कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो प्लेन सरफेस कौन सा सरफेस हो गया कि उसका जो जितना उसका स्पैन है, मतलब जितना दूर में ये फैला हुआ है वो पूरा का पूरा एकदम सीधा रहे। ठीक है, और कर्व सरफेस होगा कि वो क्या हुआ, मुड़ा हुआ रहे या कर्व रहे। ठीक है, तो वो कर्व सरफेस होगा। लेकिन दोनों का दोनों स्मूथ ही सरफेस है, प्लेन सरफेस भी और कर्व सरफेस भी, वो दोनों का दोनों स्मूथ ही सरफेस रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे, नीचे में लिखना है तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं प्लेन सरफेस द सरफेस द स्पान, स्पैन भी कहते हैं इसको, द स्पैन, स्पैन मतलब इसका मतलब फैलाव, फैलाव मतलब समझ रहे हैं ना कि जितना बड़ा में रहेगा उतना में। द स्पैन लिख दे रहे हैं हिंदी में, शायद आप लोग को दिक्कत ना हो। स्पैन ऑफ द सरफेस the span of the surface which is plane in nature will be called as plane surface। ठीक है, और दूसरा जो है आपका वो क्या है, कर्व्ड सरफेस। द सरफेस, द स्मूथ सरफेस, इसमें भी यहाँ स्मूथ सरफेस लिख दीजिएगा क्योंकि दोनों का दोनों स्मूथ ही है। द स्मूथ सरफेस which is curved will be called as curved surface। ठीक है, तो प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग जो डील करने वाले हैं ना, यही दोनों पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग रफ सरफेस पर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। रफ सरफेस के बारे में अभी लिखाएंगे, अभी तो हम स्मूथी सरफेस के बारे में खाली बता रहे थे। स्मूथ सरफेस से क्या हो गया, प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस आया था। रफ सरफेस हो गया। ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे खाली एक लाइन में। चलिए अब आ जाते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे 1 और इसको 2 दीजिए। ठीक है, अब 2 यहाँ लिख दीजिए और इसको लिखिए रफ सरफेस। The surface with full of irregularity on its surface will be called as rough surface। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रफ सरफेस कहेंगे। तो स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस समझ में आ रहा है, स्मूथ सरफेस प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस भी समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको यहाँ तक उतारना है। सरफेस के बारे में अभी डिस्कशन हम लोग का खत्म हुआ। अब हम लोग को क्या करने का है कि कर्व सरफेस के बारे में हम लोग अभी और इलॉबरेट तरीका से पढ़ा जाएगा उसके बारे में। तो इसको अभी बेसिक डेफिनेशन आपका यहाँ पे हो गया, इसको मिटाया जाए। सरफेस के बारे में अभी हम लोग समझे हैं। तो अब हम लोग समझेंगे
रे एंड बीम, व्हाट इज रे एंड बीम इन ऑप्टिक्स। रे एंड बीम जो ऑप्टिक्स में होता है वो क्या होता है। ये रे और बीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, रे लिखते हैं, इट इज द सिंगल लाइन ऑफ लाइट, सिंगल लाइन ऑफ लाइट represented in form of line will be called as रे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रे कहेंगे। लाइन का, लाइट का एक लाइन को, सिंगल लाइन को हम लोग क्या कहने वाले हैं, रे कहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं बीम पर। अच्छा, बीम पर आते हैं। द बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट will be called as beam। उसको हम लोग क्या कहेंगे, बीम कहेंगे। द बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट, यानी कि रे का पूरा बंडल को हम लोग क्या कहेंगे, अब बीम कहेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए, अब ये जो रे और बीम हो गया, अब रे के बारे में हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, रे के बारे में थोड़ा सा जानना हम लोग को और जरूरी है। रे, रे में बी इसमें रे और बीम, रे या बीम हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, रे के बारे में द लाइट इसमें लिखते हैं द रे ऑफ लाइट। द रे ऑफ लाइट, इसको रे ही रहने दीजिए, कंफ्यूजन ना हो। द रे ऑफ लाइट रहने दीजिए। बीम भी लेकिन इसी तरीका से होगा, हम और जब बताएंगे एग्जाम्पल में तो आपको समझाएंगे। अभी सिर्फ रे को लिखिए। द रे ऑफ लाइट विच इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब, इंसिडेंट मतलब गिरना किसी पर। इंसिडेंट मतलब ऑन एनी सरफेस, द रे विच इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। ठीक है, ये कोई भी सरफेस के बारे में, जो सरफेस हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी भी सरफेस पे यदि रे ऑफ लाइट गिरेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एग्जाम्पल करके लिखेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है,
ऐसे लिखिएगा पहले टाइप्स ऑफ रे, ठीक है, फिर लिखिएगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ज़्यादा क्लियर होगा लिखने में। अब उसके बाद इंसिडेंट रे के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, द रे when reflect from a मिरर, रिफ्लेक्ट जो होगा वो कहाँ से होगा, सिर्फ मिरर ही से हो सकता है रिफ्लेक्शन। द रे व्हेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए सरफेस ही लिखिए अभी, फ्रॉम ए सरफेस, द रे व्हेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए सरफेस आफ्टर इंसिडेंट, इंसिडेंट के बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट जब कर जाएगा, देन दैट रे विल बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। समझ में आ रहा है बात, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे समझ में आ रहा है। चलिए एक और टाइप का रे होता है, वो होता है रिफ्रैक्टेड रे। The ray which pass through the transparent surface after incident will be called as रिफ्रैक्टेड रे। तो देखिए ये रिफ्लेक्टेड था, ये रिफ्रैक्टेड है, ठीक है। तो हम लोग जो रे के बारे में पढ़े हैं वो तीन टाइप का रे के बारे में हम लोग देख रहे हैं। एक इंसिडेंट रे, जो रे किसी सरफेस पे आके टकराएगा, इंसिडेंट होगा, उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहेंगे। रिफ्लेक्टेड रे, द रे विच रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए सरफेस आफ्टर इंसिडेंट, इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो सकता है उस सरफेस से, तो उस रे को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। रिफ्रैक्टेड रे, द रे विच पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट सरफेस आफ्टर इंसिडेंट, कुछ रे क्या होगा, इंसिडेंट के बाद पास कर जाएगा सरफेस से। कैसा सरफेस से, ट्रांसपेरेंट सरफेस से पास कर सकता है, उसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग रे के बारे में इतना चीज समझ चुके हैं, इसको उतारिए, अब इसको हम मिटाएंगे। अब क्या है कि इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अभी ऑब्जेक्ट, हाँ अब क्या आएंगे हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में, कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या किस किस टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज के टाइप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें लिखेंगे ऑब्जेक्ट एंड इमेज may be real और वर्चुअल। वर्चुअल तो समझ रहे हैं ना, जो रियल ना हो, जो सच्चाई में ना हो, उसको हम लोग वर्चुअल कहेंगे, और जो रियल में है सो रियल कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज देख लिए कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज में भी रियल और वर्चुअल, ठीक है।
तो अब इसके बारे में जब इलाबोरेट इसको करना है तो हम लोग इसमें लिखते हैं हाउ ऑब्जेक्ट इसमें एक लाइन हम सोच रहे थे और लिखवा देने के लिए। इसमें जो लाइन क्या है, एक पॉइंट लिखिएगा स्टार मार के, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट, हम लोग को हमेशा यह याद रखना चाहिए, टू मेक एनी ऑब्जेक्ट और इमेज we need at least 2 रे। क्या है ये हम बताएंगे, बस इसको स्टार मार के इसको लिखिए, ठीक है। ये अभी समझिएगा तो समझ में नहीं आएगा, बस इसको ये रखिए कि हमको कम से कम 2 रे का आवश्यकता पड़ेगा ऑब्जेक्ट और इमेज को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हाउ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग को समझना है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। तो रे किस किस टाइप का है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम लोग अभी ऑब्जेक्ट करना पड़ा है कि हाउ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड विथ एट लीस्ट 2 इंसिडेंट रे, at least 2 incident ray is made at a point। जब 2 इंसिडेंट रे किसी पॉइंट पे मिलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। हमको हमेशा 2 कम से कम इंसिडेंट रे चाहिए, क्या कि हम तो बताएं कि 2 इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट को भी चाहिए बनने के लिए, और 2 को रे कम से कम ऑब्जेक्ट को भी चाहिए, और 2 रे कम से कम इमेज को भी चाहिए बनने के लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कब बनेगा, ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड विथ एट लीस्ट 2 इंसिडेंट रे इज मेट एट ए पॉइंट। यानी कि 2 जब रे इंसिडेंट रे मिलेगा किसी पॉइंट पे तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। अब लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट का जब बात हो रहा है तो इंसिडेंट रे का ही बात होगा, कभी भी रिफ्लेक्टेड रे का बात नहीं होगा। रिफ्लेक्टेड रे में, रिफ्लेक्टेड रे से ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे से इमेज बनेगा, और रिफ्रैक्टेड रे से भी इमेज बनेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी 3 टाइप का रे है ना, तो इंसिडेंट रे से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो 2 को इंसिडेंट रहेगा तब ऑब्जेक्ट बनेगा, और जब दोनों इंसिडेंट रे को कहीं पे मिलाएंगे तो वो वाला पॉइंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट का पॉइंट होगा। then that point will be called as that point will be called as point object। अभी ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट के फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे हम लोग, विल बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। हाउ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, ऑब्जेक्ट मे बी ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप का ऑब्जेक्ट तो होता ही है, रियल ऑब्जेक्ट
और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से और फोटो से समझेंगे तो ज़्यादा शायद समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं, एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं, इसका फोटो बनाते हैं, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पहले क्या करेंगे, हम लोग 2 फोटो बना लेते हैं, 2-3 फोटो बनाएंगे। इसको मिटाते हैं इधर, ठीक है। ये फिगर अभी इमेज में भी काम आएगा, ठीक है। इस फिगर को बनाइएगा और इस फिगर का नाम दीजिएगा। इसमें रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, सबका फोटो इसमें मिलेगा। इस फिगर को बना लीजिएगा। और हम लोग क्या बात कर रहे थे अभी, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अच्छा एक चीज, पहला चीज, ये जो रे निकल रहा है, ये जो रे ऐसे निकल रहा है, तो ये इंसिडेंट रे हो गया। हाँ, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। अच्छा, ये जो लौटा है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। आर अभी लिख ले रहे हैं, कहे कि अब ये रिफ्लेक्टेड वाला केस ले लिया गया है, रिफ्रैक्टेड वाला केस नहीं गया। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये रिफ्रैक्टेड नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। यदि नहीं है तो इसको रिफ्लेक्टेड रे लिख दीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए, हम बताए थे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। ऑब्जेक्ट बनता है इंसिडेंट रे को एक पॉइंट पे जब मिलाया जाए तो उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहेंगे। तो इंसिडेंट रे देख रहे हैं, एक पॉइंट पे आके मिल रहा है कि नहीं, ये इंसिडेंट रे था, यहां से ऐसे गया, लेकिन वो एक पॉइंट पे कहीं पे मिल रहा है कि नहीं, इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको O से डिनोट किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है रे जब यहां टकराया तो इससे ये लौटा, ये वाला भी रे लौटा, और ये रे टकराया तो ये भी लौटा। जब लौटा तो किसी पॉइंट पे आके मिला, कोई पॉइंट पे आके मिला,
तो वो आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे आके मिला तो वो वाला पॉइंट क्या हो गया, इमेज हो गया। तो ये इमेज हो गया, काहे कि रिफ्लेक्टेड रे जब आके कहीं पे मिलता है तो वो क्या बनाता है, इमेज ही ना बनाता है। चलिए अब देखिए इसको इस तरह रहने देते हैं। चलिए अब लिखते हैं, हम लोग क्या लिख रहे थे ऑब्जेक्ट को, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट, द इंसिडेंट रे which actually नहीं, इसको रियली लिखते हैं, which really meets at a point will be called as real object। ठीक है। अच्छा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट ही रहेगा, हमेशा याद रखना है, ऑब्जेक्ट मतलब इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट रे which does not meet at a point but it seems to meet at a point will be called as वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो समझ में आ रहा है, ये रियल में मीट नहीं करता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मीट करता है। लगना में और होना में तो अंतर है ना, तो लगने वाला जो है वो क्या है, वर्चुअल है, और जो रियल वाला है वो रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो देखिए कहानी यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रे, इसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड तो सब समझ में आ ही रहा है आपको। रियल में मीट करने वाला भी ऑब्जेक्ट है और रियल में नहीं मीट करने वाला भी ऑब्जेक्ट है। तो देखिए पहला क्या है, इंसिडेंट रे रियल में मीट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, इसमें जो इंसिडेंट कर रहा है तो इसमें रियल में मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है कहीं से, अब ये कहीं मिल रहा है, कहीं भी इसको मिलाएंगे तो कहीं मिलेगा, इधर तो मिलने वाला है नहीं, और इधर तो ये मिरर है ना, तो मिरर के उधर साइड में तो रे जा नहीं सकता है, जाएगा तो नहीं। लेकिन यदि देखा जाए तो ये वाला लग रहा है कि यहाँ पे कहीं पे मीट कर रहा है, पीछे में, मिरर के पीछे में, तो वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे जाके मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि मिला नहीं है असली में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है। तो ये वाला वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हो गया और ये दोनों रियल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हो गया। ठीक है। तो यहां लिख देंगे एग्जांपल, इसमें हम लोग लिखेंगे एग्जांपल, यहीं पे लिख दीजिए। ठीक है, 1 and 2। ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल में लिखेंगे 3। समझ में आ रहा है बात, हम लोग रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझ चुके हैं। ठीक है। इसको उतारिएगा, हम इसको नीचे वाला सिर्फ अभी मिटाएंगे और हम आ जाएंगे अब इमेज पे। इमेज, इट इज, हाँ, when two reflected or refracted, reflected या refracted दोनों
meet at a point, then that point will be called as point, image of that point, image of that point। ठीक है, बस यही है कि जब दो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे कहीं पे मीट करे तो उसको हम लोग इमेज कहेंगे। चलिए, it is also of two types, real image where reflected or refracted ray actually meet, virtual where reflected or refracted ray seems to meet, जहाँ पे वो लगता है मीट कर रहा है तो वो वाला रियल इमेज, और सीम्स टू मीट रहेगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका रियल इमेज वाला कौन सा है? अब देखा जाए कि ये इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे का तो यहाँ पे नहीं है एग्जाम्पल, रिफ्लेक्टेड वाला एग्जाम्पल हम लोग बाद में भी देख लेंगे। तो अभी रिफ्लेक्टेड ही रे का है तो ये भी इमेज बनाएगा। तो ये इंसिडेंट रे हुआ और ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। ये रिफ्लेक्टेड रे तो ऐसे जाके क्या हुआ, डिस्पर्स हो गया। ठीक है, डिस्पर्स होने का मतलब है कि फैल गया। ठीक है, तो इसके बारे में एक दो लाइन लिखवाएंगे अभी हम। ठीक है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होता है। तो अभी देखिए ये क्या होगा, इंसिडेंट वो ये क्या हुआ, इसको क्या हुआ कि ये फैल गया, डाइवर्ज कर गया। लेकिन ये रियल में तो ये रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं कर रहा है कहीं पे, रियल में तो कहीं पे मिलेगा नहीं, इधर उधर जाएगा तो। लेकिन ये लग रहा है कि कहीं पे मिल रहा है, तो ये वाला जो इमेज जो बनेगा रिफ्लेक्टेड रे से वो क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो था रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मिल रहा था तो ये क्या बन रहा था, रियल इमेज बन रहा था। ये रियल इमेज, ये वर्चुअल इमेज। इसमें क्या हो रहा है कि रियल में रिफ्लेक्टेड रे आके मिल रहा है तो ये भी क्या होगा, रियल इमेज का एग्जाम्पल होगा। तो रियल इमेज का एग्जाम्पल किस में है, 1 में और 3 में। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल किस में है, 2 में। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब क्या है कि इससे रिलेटेड अभी बहुत सारा चीज़ हम लोग को देखने का है अभी। ठीक है, चलिए अभी तो बहुत सारा चीज़ है। मिरर के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मिरर क्या होता है। चलिए, तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ मिरर देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मिरर क्या होता है। पहले मिरर लिख देते हैं। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ मिरर जाएंगे। लिखते हैं व्हाट इज ए मिरर। When one surface of the smooth glass
उसमें स्मूथ में प्लेन भी था, कर्व भी था। प्लेन और कर्व्ड ग्लास इज सिल्वर्ड। जब हम एक सरफेस जो होता है प्लेन या कर्व ग्लास का सिल्वर्ड क्या कर देंगे, सिल्वर्ड पॉलिश कर देंगे, then the other surface will become reflecting surface। अदर जो सरफेस होगा वो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। एंड विल बी कॉल्ड एज मिरर। वो मिरर हो गया। ठीक है, मिरर में क्या करना है, प्लेन या कर्व सरफेस के एक साइड को सिल्वर्ड पॉलिश कर देने का है, तो अदर सरफेस जो क्या बन जाएगा, मिरर, अदर सरफेस क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। और उसको हम लोग क्या कहेंगे, आप मिरर कहेंगे। जो हम लोग के घर में जो आईना है वो प्लेन है कि कर्व है, अलमीरा में लगा रहता है, तो उसमें प्लेन हम लोग का मिरर यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि जो प्लेन मिरर के पीछे साइड में क्या किया हुआ है, आपका सिल्वर पॉलिश किया हुआ है। इस कारण से जो जिस सरफेस में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वो क्यों देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन के कारण, क्या कि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उसको हम लोग मिरर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया विल बी रिफ्लेक्टेड एंड विल बी कॉल्ड एज मिरर। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आ जाते हैं, मिरर इज ऑफ टू टाइप, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। मिरर इज ऑफ टू टाइप, टू टाइप होगा क्योंकि टू टाइप का सरफेस लिए हैं। फर्स्ट प्लेन मिरर, द मिरर in whom use which is used to see itself। खुद को देखने के लिए जिसको हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन मिरर कहेंगे। द मिरर इन होम विच इज यूज टू सी इटसेल्फ विल बी कॉल्ड एज प्लेन मिरर। उसके बाद एक स्फेरिकल मिरर हो गया। स्फेरिकल मिरर वही कर्व वाला हो गया, कर्व सरफेस से। कर्व मिरर नहीं कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, mirror whose surface is curved will be spherical mirror। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर बनाते कैसे हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हम ये बता दें कि स्फेरिकल वाला आप लोग को और इलाबोरेट करके बताया जाएगा, वही अभी बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, उसके बाद हम अभी दूसरा चीज़ लिखेंगे। हाँ, तो स्फेरिकल मिरर अब लिखना है हाउ स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड। स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है उसको हम लोग को लिखना है। इसमें लिखते हैं फॉर मेकिंग स्फेरिकल मिरर वी फर्स्ट
नीड ए स्फेरिकल सरफेस। कैसे स्फेरिकल सरफेस बनता है, तो इसको हम लोग अब बताएंगे कि स्फेरिकल सरफेस पहले बनाना है। स्फेरिकल सरफेस मिल जाएगा हमको, उसके बाद हम लोग पेंट कर देंगे, मतलब सिल्वर पॉलिश कर देंगे, तो वो मिरर का काम करेगा। और कैसे होगा इसके बारे में हम लोग को भी देखने का है। चलिए, टू मेक ए स्फेरिकल सरफेस we cut a part of the spherical transparent glass। ठीक है, स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट ग्लास हो गया, इसको ले लिए हम लोग। ठीक है, अब क्या करने का है कि हमको स्फेरिकल सरफेस पहले लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक काट के ये वाला पार्ट को हम ले लिए। ठीक है, इसको क्या किए हम लोग, कट कर दिए। ठीक है, तो मेरे पास एक ऐसा सरफेस बचा कि नहीं बचा। अच्छा, ये जो सरफेस है, जो ये सरफेस वो बड़ा करके जो दिखा रहे हैं, ये कोई स्फीयर का एक पार्ट था, वहाँ से इसको काट के निकाला गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो ऐसे लिखिए, ऐसे मान लीजिए काट लिए, काट के यहाँ से ये पार्ट को यहाँ पे ऐसे रख लिए। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट का एक पार्ट है, ये पूरा स्फीयर का एक पार्ट है ये। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करने का है कि ये ले लिए हम लोग। अब क्या होगा, इसका ये वाला साइड कहलाएगा कॉन्वेक्स साइड, और ये वाला जो कहलाएगा वो क्या कहेगा, कॉनकेव साइड। ठीक है, ये कॉन्वेक्स साइड हो गया, कॉन्वेक्स साइड हो गया। When silver paint is on concave side, हम इधर साइड में पॉलिश कर दे रहे हैं। ठीक है, is on concave side, then रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन हो जाएगा, कॉन्वेक्स साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। यहाँ पे जो लाइट आएगा वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स साइड हो गया। देन कॉन्वेक्स साइड एक्ट एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड विल बी कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। उसको कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। ठीक है, जिधर साइड से देखेंगे उसको कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। सिमिलरली इफ पेंट इज ऑन कॉन्वेक्स साइड इट विल become कॉनकेव मिरर। ये क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, यानी कि इधर साइड पेंट कर देंगे तो ये इस साइड से ये रिफ्लेक्शन का काम करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर आपको अब समझ में आ रहा है। प्लेन मिरर तो समझ में आया है कि प्लेन मिरर क्या था, जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं वो प्लेन मिरर हो गया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जो है कॉन्वेक्स और कॉन्वेव मिरर के बाद अब इसका कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग को यूज़ करना है। हम लिखाएंगे टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में क्या क्या टर्म है जो हम लोग यूज़ करते हैं
वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहले एक स्फेरिकल मिरर बना देते हैं। मान लीजिए हम क्या बना रहे हैं अभी, कुछ ही बना रहे हैं। ये मान लीजिए कि इस साइड को हम लोग रंग देंगे तो ये क्या हो गया, ये रंगने का ये डिज़ाइन है, इसको रंग दिया तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और इसको इस साइड रंग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसको लिखिएगा। उसके बाद हम लोग एक कॉनकेव या कॉन्वेक्स को ले लेते हैं, इसको मिटाएंगे फिर। एक हम लोग पहले सरफेस ले लेते हैं, मान लीजिए इधर साइड में रंगा हुआ है। अब हम लोग बार बार रंगेंगे नहीं इसको, तो इसको बस समझना है अपना। ठीक है, अच्छा देखिए क्या है कि ये स्फेरिकल मिरर जो बना है वो कहीं ना कहीं से वो स्फेयर से कट के आया है, तभी वो बना है। तो स्फेयर से कटा होगा तो कहीं पे इसका सेंटर होगा ना, जैसे मान लिया कि स्फेयर था ये, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा ना ओ। ये जो सेंटर को कहेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या क्या टर्म यूज होता है वही हम बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अच्छा, इसका जो पॉइंट है यहां से यहां तक, इसको हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। समझ में आ रहा है बात। ये क्या है, P। ये जो क्या है कि इस पूरे के पूरे स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर वाला पॉइंट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोल। ठीक है, ये क्या होगा, सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। समझ में आ रहा है। इसको हम लोग सेंटर, इसको क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो पूरा लाइन है, ये लाइन को, ये रेडियस है, ये दूरी है, हम इस लाइन को क्या कहेंगे, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाता है, इसको कहेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ये सब टर्म्स जो है वो स्फेरिकल मिरर में हम लोग यूज करते हैं। आदि मान लीजिए कि क्या कहते हैं, एक और टाइप का बना देंगे, जैसे ये कनकेव टाइप से बनाए हैं हम लोग, कॉन्वेक्स टाइप से बना देंगे स्फेरिकल मिरर, तब भी उसमें भी क्या हो जाएगा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा उसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसका। ठीक है, इसको अच्छे से उतार लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमेशा हम लोग बड़ा वाला R से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको खाली याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग कुछ लिखेंगे और एक इसमें और लिख लेते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ ना, तो इसका आधा दूरी को, जैसे मान लिया कि इसके आधे दूरी को हम लोग कहेंगे फोकस। ये F से डिनोट करते हैं, ये क्या हो गया, फोकस। हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें लिखेंगे हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो पोल से फोकस का दूरी होता है। ठीक है, अच्छा यहां से यहां तक का जो इसका लेंथ है, यहां से यहां तक लेंथ है, इसको कहेंगे हम लोग फोकल लेंथ। ठीक है, ये हो जाएगा फोकल लेंथ। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर,
सेंटर से पोल के बीच का दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर, और सेंटर पोल से लेकर हम लोग फोकस की दूरी को फोकल लेंथ कहेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, एक टर्म और होता है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन क्या होता है? द प्लेन perpendicular to the principal axis passing through focus will be called as focal plane। तो समझ में आ रहा है कि एक प्लेन जो इसके मतलब इसके सरफेस, इसके पॉइंट से पास कर रहा हो और इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, वैसा प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे? फोकल प्लेन कहेंगे। ये सब टर्म्स को हमको अच्छा से याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसको हम मिटाएंगे। अब उसके बाद फोकल प्लेन, हाँ अब क्या हमको लिखना है? ज्योमेट्रिकल रूल्स फॉर स्मूथ सरफेस। ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ रूल्स है हम बताए थे, जो रूल्स को फॉलो करेगा ज्योमेट्री का रूल्स को, उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। चलिए, ज्योमेट्रिकल रूल्स फॉर स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस में क्या क्या आता है? प्लेन सरफेस और स्फेरिकल सरफेस, प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस, ठीक है। ज्योमेट्रिकल रूल्स फॉर स्मूथ सरफेस अब क्या है? रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन का कुछ रूल्स है, ठीक है। रिफ्लेक्शन का भी रूल होगा, रिफ्रैक्शन का भी रूल होगा, ठीक है। तो वो सब रूल आगे जब बढ़ेंगे रिफ्लेक्शन की तरफ देखेंगे। अभी रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन का रूल देखें कि क्या कहता है। ये कहता क्या है? द एंगल, अच्छा ये लिख दिए हैं, इसमें यदि नहीं लिखे हैं तो एक चीज़ पहले हम और लिखाएंगे, ठीक है। नॉर्मल कैसे बनता है वो हम बताएंगे। लिखते हैं व्हाट इज नॉर्मल ऑन ए प्लेन एंड स्फेरिकल सरफेस। प्लेन और स्फेरिकल सरफेस पर नॉर्मल कैसे बनेगा? व्हाट इज और नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। देखिए, प्लेन सरफेस, टू मेक नॉर्मल ऑन प्लेन सरफेस we draw प्लेन सरफेस एट एनी पॉइंट। किसी पॉइंट पे बनता है ये, एट एनी पॉइंट we draw a line perpendicular to the surface at that point। ठीक है, तो प्लेन सरफेस है, ठीक है, प्लेन सरफेस है। चलिए इसको ये वाला प्लेन सरफेस मान लिया ऐसा है। अब क्या करना है कि हमको इस पॉइंट पर नॉर्मल निकालना है, तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। तो ये वाला पॉइंट क्या, ये लाइन क्या कहलाएगा, नॉर्मल एट पॉइंट P। ये मान लीजिए P पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल बताना है, तो इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, नॉर्मल बन गया। अच्छा, स्फेरिकल सरफेस,
इसको रंग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टू मेक नॉर्मल एट spherical surface we first surface at a point we first draw a tangent at that point. Now the line perpendicular to that tangent at that point will be called as normal। ठीक है, उसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका फिगर हम, अच्छा इसको हम मिटाते हैं। जो यहाँ पे देखिए इसका फिगर बनाते हैं। जैसे मान लिए कि ये एक कर्व सरफेस है, ठीक है, ऐसा कर्व सरफेस है, इसको अच्छे से बनाया जाए। एक कर्व सरफेस बना दी, ठीक है। अब हमको क्या करने का है कि इस पॉइंट पे बोला कि नॉर्मल बनाइए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है, तो सबसे पहले पॉइंट पी है, तो इस पर नॉर्मल बनाना है, तो आपको सबसे पहले बोलेगा टेंजेंट बनाइए यहाँ पे। तो एक हम लोग टेंजेंट बना दिए, ये क्या है, टेंजेंट। अब इससे क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर। ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये लाइन क्या कहलाएगा, नॉर्मल एट पॉइंट, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नॉर्मल बनाना है तो सबसे पहले टेंजेंट बनाइए उस पॉइंट पे और उससे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा दें। अब नॉर्मल समझ में आ चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इसको ऐसे बना सकते हैं कर्व। ये कौन सा मिरर हो गया बता सकते हैं, कॉन्वेक्स या कनकेव। कॉन्वेक्स मिरर हुआ, कहीं कनकेव साइड को रंगे हुए हैं। चलिए अब आ जाते हैं ज्योमेट्रिकल रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, या रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ही बहुत बार बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कहता क्या है, वो कहता है दो चीज़ कहता है वो। अच्छा एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ और लिखी है, रुकिए अभी एक चीज़ और लिखेंगे इसमें। लिखेंगे व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। चलिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल made by इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे द्वारा एंगल बनाया जाता है विथ नॉर्मल विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। It is
डिनोटेड बाय आई, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। The angle made by reflected or refracted ray with normal will be called as angle of refraction, angle of reflection और refraction, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय आर, आर से ही दोनों को डिनोट किया जाता है, रिफ्लेक्शन को भी रिफ्रैक्शन को भी, ठीक है। अब क्या है कि एंगल ऑफ एक इमर्जेंस भी होता है, इसको हम लोग लिख देते हैं, स्टार मार के लिखिएगा, ये अलग है। एंगल ऑफ इमर्जेंस व्हेन ए रे is refracted more than one time on multiple surface it will be called as emergent ray, emergent एंगल ऑफ इमर्जेंस का पहले इमर्जेंट रे बता दिए, एंड द एंगल made by emergent ray with normal will be called as angle of emergent, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आ रहा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस भी समझ में आ रहा है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल रूल्स देखेंगे रिफ्लेक्शन का, उसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें लिखते हैं देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन का दो लॉ है। पहला, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन ऑन स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस में क्या क्या सरफेस आ गया आपका, प्लेन सरफेस और स्फेरिकल सरफेस दोनों आ गया। उसके लिए रफ सरफेस के लिए नहीं है, स्मूथ सरफेस के लिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस
रफ सरफेस के लिए हम बताएंगे बाद में, इसको अभी मिटा देते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहता क्या है कि ये रूल पहला कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ना, हाँ, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग किससे डिनोट करते थे? आई से। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे डिनोट करते थे? आर से, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनेगा? इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। और रूल के अनुसार रिफ्लेक्शन का, ये रिफ्लेक्शन का रूल है कि I बराबर R होगा, दैट इज एंगल I बराबर एंगल R, ठीक है। पहला रूल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब अगला में लिखते हैं द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल जो होगा लाइज ऑन द सेम लाइज ऑन द सेम प्लेन तो लिखेंगे ही, एंड द नॉर्मल आर कोप्लानर कहेंगे उसको, आर कोप्लानर मीन इट लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। सेम प्लेन पे वो लाई करेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक तो हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका मतलब को समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है ना कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल वो पूरा का पूरा एक ही प्लेन में होगा। जैसे देखिए कि ये इंसिडेंट रे है, ऐसे आया, और ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे मुड़ गया, और नॉर्मल क्या होगा कि उस पॉइंट पे एक ऐसा लाइन होगा परपेंडिकुलर, तो तीनों को तीनों एक प्लेन रखेंगे हम। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ एक प्लेन है, तो इसको ऐसे रखेंगे तो तीनों का तीनों उस प्लेन को टच कर रहा है, ठीक है। उसी प्लेन पे वो है, यानी कि एक ही प्लेन पे तीनों का तीनों रे रहता है, मतलब दोनों रे और नॉर्मल रहता है, ठीक है। चलिए इसका फिगर से हम लोग समझते हैं। इस फिगर को बनाइएगा। देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि पहले हम एग्जांपल रिफ्लेक्शन के लिए हैं, प्लेन सरफेस का एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। ये प्लेन मिरर है मान लीजिए, रिफ्लेक्शन तो मिरर ही पे ना होता है हमेशा, ठीक है। ये मिरर ले लिए हम। अब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा
कि सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगा उसका रे। अच्छा, हमको जब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको इंसिडेंट रे का आवश्यकता होगा और कम से कम 2 इंसिडेंट रे का। तो इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारा रे निकलेगा, ठीक है, बहुत सारा रे निकलेगा। हमको 2 रे कम से कम निकालना है, ठीक है। तो हम मान लीजिए एक रे एकदम इसके परपेंडिकुलर निकालते हैं और एक रे ऐसा टेढ़ा करके इधर निकालते हैं। तो इससे 2 इंसिडेंट रे निकला, ठीक है, एक इधर गया और एक इधर गया। ये एरो उसको दिखा रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या कि इस पॉइंट पे भी एक नॉर्मल होगा और इस पॉइंट पे भी एक नॉर्मल होगा। इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, इस पॉइंट पे भी नॉर्मल होगा वो भी स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि नॉर्मल जो प्लेन सरफेस है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है प्लेन सरफेस पे। तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ मान लीजिए एंगल बना देता है, एंगल आई, ठीक है, एंगल आई बनाया। तो इंसिडेंट रे था ये, तो इंसिडेंट रे फिर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, टकरा के वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है ना। तो जब रिफ्लेक्ट करेगा तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगा, तो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको कितना कहेंगे, आर कहेंगे। इसको आई और आर भी लिखिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। इसको आई कहें और इसको आर कहें, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि I बराबर R होगा, यानी कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो गया यहाँ पे आपका। अब हम बताएं कि इंसिडेंट रे मिल के क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, और रिफ्लेक्टेड रे मिल के क्या बनता है, इमेज। तो कम से कम 2 इंसिडेंट रे चाहिए ऑब्जेक्ट के लिए और 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए इमेज के लिए। तो ऑब्जेक्ट से देखिए 2 इंसिडेंट रे, एक रे इधर गया एक रे इधर गया, और ये मिल कहाँ रहा है, एक पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये जो बना इंसिडेंट रे, ये वाला इंसिडेंट रे और ये वाला इंसिडेंट रे दोनों कहाँ पे मिला, इस पॉइंट पे मिला। तो ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये रियल में मिला कि वर्चुअली मिल रहा है, ये रियल में मिल रहा है कि मिलता हुआ दिख रहा है, ये रियल में मिल रहा है। इंसिडेंट रे ये वाला दोनों रियल में मिल रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अच्छा, अब रिफ्लेक्टेड रे का बात करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिलता है, बनता है इंसिडेंट रे बनाकर, और रिफ्लेक्टेड रे बनाकर क्या मिलेगा, क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे हो गया, इस इंसिडेंट रे का ये वाला रिफ्लेक्टेड रे। और इस इंसिडेंट रे का कैसे रिफ्लेक्टेड रे निकालें, तो देखिए रिफ्लेक्टेड रे निकालने के लिए इस पॉइंट से एक नॉर्मल बना दीजिए, तो वो भी इसी लाइन में होगा। तो ये जो इंसिडेंट रे था नॉर्मल के साथ 0 एंगल बनाएगा, क्योंकि यही लाइन में वो जा रहा है जिस लाइन में वो नॉर्मल होता है। तो जिस लाइन पे जा रहा है तो एंगल 0 बनाया, इंसिडेंट रे का एंगल किधर हो गया, 0 हो गया। तो रिफ्लेक्टेड रे भी जो बनेगा, वो जो टकराएगा वो भी एंगल 0 ही बनाएगा। तो जिस एंगल से गया था उसी एंगल से ये लौट गया। यहाँ पे तो I था, इसीलिए ना यहाँ पे I और R हो गया, और I और R दोनों क्या है, बराबर है एंगल। तो यहाँ पे जो 0 एंगल नॉर्मल साथ इंसिडेंट रे बनाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल साथ 0 ही एंगल बनाएगा, तो वो इधर ही साइड में लौटेगा, क्योंकि लौटना तो इसको इधर ही साइड है, ये इधर साइड लौटा, ये इधर साइड लौटा। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे रियल में तो मिल नहीं रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कभी नहीं मिलेगा इस साइड में। पीछे साइड में मिलता हुआ दिख रहा है कि कहीं से ये लग रहा है कि ऐसा आ रहा है। तो ये वाला जो मिला रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला पॉइंट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेज। लेकिन ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, रियल में नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये वर्चुअल इमेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये जो एग्जाम्पल है आपका, वो रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। अब हमको क्या कहना है इसमें, कि जो घर पे जो हम लोग रहते हैं और जो मिरर यूज करते हैं, यही वाला मिरर यूज करते हैं।
तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है नहीं कि एक ठो ऑब्जेक्ट है ऐसा पॉइंट के फॉर्म में, हम लोग तो बड़ा है, हम लोग थोड़ा सा लंबा है, तो हम लोग का तो भाई कुछ अपना हाइट भी है, तो वो वाला केस हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी समझिए कि एक मिरर है और उसके सामने एक छोटा सा पॉइंट रखा हुआ है इतना दूरी पर, तो उसको अपना इमेज क्या दिखेगा, मिरर के पीछे दिखता है, दिखेगा ना। अब वो जितना दूरी पे यहाँ से यहाँ तक है उतना ही दूरी पे उसको इमेज दिखेगा। उसे जैसे हम खड़ा रहते हैं तो हमारा इमेज लगता है कि शीशा के पीछे हम खड़ा हैं, ऐसा लगता है ना। तो वो हम लोग का जो इमेज जो बन रहा है वो वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। और रियल इमेज तो मेरा बन नहीं रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि वो हम खड़ा है, लेकिन रियल में तो हम खड़ा है नहीं। तो किसको वो दिखेगा ऐसा, किस व्यक्ति को दिखेगा, तो देखिए उस व्यक्ति को दिखेगा जो जिसके आंख में ये रिफ्लेक्टेड रे टकरा कर लौट रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम खड़ा हो जाएं यहाँ पर, ठीक है, और खड़ा हो जाए और मेरे आंख में रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है, तो हमको रिफ्लेक्टेड रे आएगा तो हमको दिखेगा कि अच्छा हम वहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे जिस आई में पड़ता है उसी को दिखता है कि अच्छा इमेज इसका यहाँ बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ को समझिएगा अच्छा से, ठीक है। और ये जो आपका हो गया एग्जाम्पल रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये आपका रूल हो गया कि कैसे इसमें होता है रिफ्लेक्शन में, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग लिख देते हैं, दिस इज द example of, this is the example of real object and virtual image। हाँ, तो ये दोनों रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम क्या बताए थे, पहला रूल आई बराबर आर रहेगा, मतलब जिस एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, जो नॉर्मल सा एंगल जो बनता है इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट रे है ना ये, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे क्या बना रहा है, जो एंगल नॉर्मल बना रहा है वो एंगल आई और आर बराबर रहेगा। ये पहला रूल था। दूसरा रूल क्या कह रहा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये जो तीनों है वो एक ही प्लेन में लाई करेगा। यानी कि एक प्लेन पीछे में आप ऐसे रख दीजिएगा तो आपको लगेगा कि सब सट के ऐसे ऐसे जा रहा है, पूरा का पूरा लाइन ही सट रहा है उस पूरे प्लेन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों का तीनों रे कोप्लानर होता है, यानी कि एक प्लेन में ही होता है, ठीक है। चलिए तो ये रूल आपका हो गया और यहाँ तक हम लोग कर लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ और देखेंगे। चलिए अब है रिफ्लेक्शन, हम लोग क्या देखेंगे, कर्व सरफेस पे देखेंगे, हम लोग स्फेरिकल सरफेस पे देखते हैं। चलिए, दिस इज एग्जांपल ऑफ रियल एंड वर्चुअल इमेज एट प्लेन सरफेस, ठीक है। चलिए इसको मिटाएंगे। अब हम लोग स्फेरिकल सरफेस पे लेते हैं। स्फेरिकल सरफेस पे भी ये मान्य होगा, इस पे भी वो वही होगा, सही होगा। स्फेरिकल सरफेस मान लीजिए हम ऐसा ले लेते हैं स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। और इस पॉइंट पे लेना है तो हम लोग को सबसे पहले इस पे एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा और इससे क्या बनाएंगे हम लोग, एक नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। इससे एक नॉर्मल बन गया, यहाँ तक कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग कि ये नॉर्मल हो गया आपका। अब हमको क्या करने का है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हम लोग को, देखें नॉर्मल बना रहे तो नॉर्मल को ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं, नॉर्मल ऐसा, ठीक है। समझ में आ रहा है नॉर्मल। अब क्या है, अच्छा ये बनाने का जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, समझ में आ ही रहा है कि ये परपेंडिकुलर है इसके। अब मान लीजिए कि एक इंसिडेंट रे
इस पॉइंट पे टकराता है, ये इंसिडेंट रे हो गया, और ये नॉर्मल साथ एंगल बना रहा है आई। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो क्या होगा, आर। ठीक है, तो स्फेरिकल सरफेस में भी ऐसा ही होगा। स्फेरिकल सरफेस में क्या हो रहा है आपका, और ये मिरर है आपका, ठीक है, स्फेरिकल मिरर है। ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर का एग्जांपल में हम लोग ले रहे हैं कि नॉर्मल हो गया ये, वहां पर भी उस लाइन को नॉर्मल लिख दीजिएगा। ठीक है, जब प्लेन सरफेस में लेके ये नॉर्मल हो गया आपका। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ चुका है कि हम लोग को ये दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमेशा इसमें वैलिड होता है। अब जो बात है, हम लोग स्मूथ सरफेस लिखे थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मूथ के लिए होगा, ये रफ के लिए भी होता है। ठीक है, हम इसको बताते हैं अभी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिटाएंगे अभी हम। इसमें हम लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन is not only valid for smooth surface but also for rough surface। रफ सरफेस में भी वैलिड होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि यहाँ तक रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन हमेशा ये दो लॉ फॉलो करेगा, चाहे वो सरफेस कैसा भी हो, रफ हो, स्मूथ हो, कुछ भी हो। जैसे एक रफ सरफेस लेते हैं पहले, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा सरफेस, कुछ भी सरफेस ऐसा हो सकता है, ये रफ सरफेस हो गया। ठीक है, ये रफ सरफेस हो गया। अब रफ सरफेस हो गया तो ये तो चिकना सरफेस नहीं है, स्मूथ सरफेस है नहीं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई रे इस पे आता है, इंसिडेंट रे, तो ये क्या होगा, इधर साइड में चल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे मान लिया यहाँ आता है तो हो सकता है कि ऐसे चल जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ रहा है बात, ऐसे आएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो रिफ्लेक्टेड रे जो आपका जो है यहाँ पे डिस्पर्स हो जाता है, मतलब एक साइड एक डायरेक्शन में आपका नहीं आता है। लेकिन यदि हम लोग स्मूथ सरफेस ले लेंगे, एक स्मूथ सरफेस ले लेते हैं, रफ सरफेस में भी आपका ये इस साइड रंगा हुआ है, तभी ना ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो स्मूथ सरफेस लेंगे तो ऐसे रे आया, रे आया, रे आया, ये ऐसे चल जाएगा, ऐसे पैरेलल जाएगा। ठीक है, स्मूथ सरफेस। समझ में आ रहा है। रिफ्लेक्टेड सरफेस हो चाहे स्मूथ सरफेस, मतलब स्मूथ सरफेस हो चाहे रफ सरफेस हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है। The rule of reflection
इज सेम ऑन बोथ सरफेस। और रूल ऑफ रिडक्शन क्या है? बोथ में सेम ही है आपका, ठीक है, सेम ऑन बोथ सरफेस। चलिए ठीक है, ये हो गया। इसको हम मिटाएंगे। चलिए, एक टर्म है हम लोग अभी लिखने वाले हैं कि पैरेक्सियल रे क्या होता है, ठीक है। पैरेक्सियल रे बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज पैरेक्सियल रे? पैरेक्सियल रे क्या होता है उसको लिखेंगे, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट falls it incident लिखते हैं, it incident near the pole only is called as पैरेक्सियल रे, ठीक है। जैसे मान लिए एक स्फेरिकल सरफेस लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस उसका हो गया, ये हो गया पोल, तो रे जो हो गया एकदम पोल के नज़दीक वाला जो भी रे हो गया, ये सब जो रे हो गया पैरेक्सियल रे। ये नियर द पोल हो गया। आप देखिए ये जो स्फेयर है, ऐसा मत समझिएगा कि ये एक लाइन है, ये पूरा का पूरा स्फेयर सरफेस है पूरा, और इसके चारों तरफ, इस पोल के चारों तरफ रे जब एकदम इंसिडेंट करेगा तो उस रे को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेक्सियल रे कहने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आगे लिखेंगे। What is focus? What is focus? फोकस क्या होता है? When पैरेक्सियल ray incident near the pole of a spherical mirror, then the reflected ray converge इसको मिलना कहते हैं, कन्वर्ज एट ए कन्वर्ज और appears to converge at a point, appears to converge at a point, at a point on the principal axis will be called as focus।
द फोकस कहेंगे उसको, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ एंड प्लेन perpendicular to principal axis passing through focus will be called as focal plane, ठीक है। The focal length is half of radius of curvature, half of radius of curvature होता है। F इज इक्वल टू R/2, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग बनाते हैं एक फिगर को। इंसिडेंट रेज लिख दीजिएगा, देन ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज और अपीयर्स टू कन्वर्ज एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको लिखिएगा। इसका हम फिगर बना दे रहे हैं। इस फिगर को देखिएगा, ये कौन हो गया, कनकेव मिरर। तो इसमें से क्या हो रहा है, पैरेक्सियल रे है ये सब। पैरेक्सियल रे सब कहाँ इंसिडेंट कर रहा है, पोल के पास। सब कहाँ आके मिलेगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फोकस। ये फोकस पे ही आके मिलेगा। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि एक कन्वेक्स सरफेस ले लेंगे और इसमें भी क्या करेंगे, पोल के नज़दीक ही सब आपका क्या कर रहा है, रे इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रे है वो सब ऐसे ऐसे चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब कहाँ आके मिलेगा, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ठीक है। इसको बस अच्छे से फिगर को बना लीजिएगा। ये आपको समझ में आ रहा है कि पैरेक्सियल रे वो क्या हो रहा है कि किसी पॉइंट पर आकर मिल रहा है, एक ही पॉइंट पे आके मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फोकस कहलाएगा। और जो फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है, R/2, ठीक है। चलिए अब हम लोग ठीक है, ये हो गया आज भर के लिए। अगले क्लास में फिर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है।